मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात कांग्रेस के एक और बड़े नेता की कांग्रेस से रवानगी की। जितिन प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 20 सालों तक कांग्रेस का साथ निभाया, लेकिन आज कांग्रेस को ठेंगा दिखाया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ठीक एक साल पहले इसी तरह बीजेपी में शामिल हुए थे और जितिन प्रसाद ने भी अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। सवाल यह है कि गांधी परिवार के बेहद खास अब बीजेपी के पास क्यों हैं? सवाल यह है कि जिनका हाथ अब तक कांग्रेस के साथ था, उनका हाथ अब बीजेपी के साथ क्यों है? सवाल यह, जितिन प्रसाद का जनाधार घट रहा था या कांग्रेस के घटते जनाधार के चलते जितिन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अब कांग्रेस के वजूद का क्या होगा? सियासी संकट जो वजूद पर गहराया है, उसके दम पर या उस सियासी वजूद के साथ क्या कांग्रेस 2022 फतह कर पाएगी जो दावे कांग्रेस करती है? ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली से आई इस तस्वीर ने यूपी के सियासी गलियारों में नई खलबली पैदा कर दी। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बड़ी बात यह है कि जिस नेता ने इस बार कांग्रेस का साथ छोड़ा, वो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बेहद करीबियों में गिने जाते थे। पुराने दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद ने दिल्ली जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। पार्टी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। गोयल ने जितिन प्रसाद का स्वागत करते हुए उन्हें जमीनी पकड़ वाला नेता बताया। श्री जितिन प्रसाद जी, हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितिन प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। पार्टी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि अब देश में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, जबकि बाकी सभी दल एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके, भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। उधर जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद यूपी बीजेपी ने भी उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर जितिन का पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी जहां दोनों बाहें फैलाए जितिन का स्वागत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और बीजेपी के नए नेता को निशाने पर ले लिया। जितिन प्रसाद पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी बीजेपी में जाना चाहते थे और आखिरकार वो चले गए। उनके जाने का मुझे अफसोस है। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन भी करना चाहिए और सबकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी चाहिए। इकबाल का शेर है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजा। कोई कौम, कोई इंसान जब कमज़ोर होता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। ठीक एक साल पहले राहुल गांधी के एक और करीबी और मध्य प्रदेश के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। सिंधिया के जाने के बाद अब जितिन के रूप में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। जानकार बताते हैं कि जितिन के बीजेपी में जाने से भले ही बीजेपी को कोई खास फायदा न हो, मगर कांग्रेस को बड़ा नुकसान होना तय है। आइए आपको बताते हैं वो कारण जिस वजह से
जितिन ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। दरअसल यूपी की सियासत में प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से जितिन का कद घटने लगा था। पार्टी के कार्यक्रमों में कम तवज्जो मिलने से भी जितिन नाराज बताए जा रहे थे। जितिन उन 23 नेताओं में से एक थे जिन्होंने पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन के लिए लिखे गए पत्र पर दस्तखत किए थे। पार्टी के ब्राह्मण चेहरे जितिन ने यूपी में ब्रह्म चेतना संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की ताकि ब्राह्मण वोटर्स को साथ लाया जा सके, लेकिन पार्टी ने इसे उनका निजी कार्यक्रम बता दिया। जितिन केंद्र के तो बड़े नेता हो गए, मगर वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ खोते जा रहे थे। यही वजह है कि 2014 के बाद से 3 चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि बड़े ब्राह्मण चेहरे के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी को कितना फायदा होगा और कांग्रेस को कितना नुकसान। इसके साथ ही 2022 में सत्ता में वापस आने के कांग्रेस के दावों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तो साथ ही सवाल ये भी कि पहले सिंधिया और अब जितिन के जाने के साथ ही क्या कांग्रेस का कुनबा घटने लगा है, और क्या इसकी वजह कांग्रेस का घटता जनाधार है, या फिर एक ही परिवार के हाथों में पार्टी की कमान होना ही कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि अब कांग्रेस का क्या होगा। सवाल यह नहीं है कि क्या एक नेता जाने से कांग्रेस बिखर जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि पहले ही बिखरी बिखरी कमजोर कांग्रेस से अगर एक और मजबूत स्तंभ निकल जाता है तो फिर कांग्रेस में अब बचा क्या। क्या कांग्रेस में 2022 अपने दम पर जीतने का मादा है, या फिर कांग्रेस दरअसल पिछली बार की तरह ही विधानसभा चुनावों में गठबंधन करेगी, किसी ऐसे दल के साथ चली जाएगी जिससे विचारधारा मेल खाती हो। बीजेपी के साथ तो जाहिर बात है गठबंधन होगा नहीं, उल्टी गंगा बहेगी अगर ऐसा होगा तो। लेकिन ये सवाल तमाम है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं स्वागत करता हूं डिबेट में मनोज काका जी का। मनोज काका जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ अंशु अवस्थी जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अभी कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। मनोज जी, अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशु जी, सबसे पहले चूंकि जितिन प्रसाद से जुड़ी आज डिबेट है, मुद्दा है, तो पहला सवाल भी आप ही से। अंशु जी, राशिद अलवी साहब ने कहा, एक शेर सुनाया, शेर बड़ा कठिन था, मुझे तो याद हुआ नहीं, कभी दोबारा पढ़ लेंगे उसे। उसका सार यह था कि जो संस्था, जो कौम, जो देश, जो लोग कमजोर होते हैं, लोग उन्हें छोड़कर जाने लगते हैं। कांग्रेस कमजोर पड़ गई है क्या? ठीक, अंशु जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। मनोज काका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये तो आपकी समान विचारधारा वाला दल है। जब आप देख रहे हैं कि एक तरफ पंचायत चुनाव में आपको अच्छा बहुमत मिलता है, अच्छा आपको जब रिस्पांस मिलता है जनता का, और दूसरा एक ऐसी पार्टी, ऐसा दल जिसके साथ आप गठबंधन में भी रहे, केंद्र में, राज्य में, उस पार्टी की इस हालत पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो मैं समझता हूं कि जो सही जवाब, जो समुचित जवाब होगा वो कांग्रेस ही देगी। लेकिन लोगों के दल छोड़ने पर बस हम समाजवादी पार्टी यही कहती है कि जिस व्यक्ति का अगर आप दल छोड़ते हैं, समान विचारधारा की किसी दल में जाते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बात समझ में आती है। लेकिन जो उलट विचारधारा के आप पक्ष में चले जाते हैं, एक तरफ तो आप सेकुलर दिखना चाहते हैं और तुरंत आप कम्युनल होना चाहते हैं, तो ये सत्ता लोलुप लोग हैं। जो हमारा मानना है, समाजवादी पार्टी का यही मानना है। आज समाजवादी पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल जी अपने कई साथियों के साथ आए हैं। समाजवादी पार्टी भी विगत 3-4 सालों में बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के, बसपा छोड़ के आए हैं। हम सबका स्वागत करते हैं और हम तो इस विचारधारा को मानते हैं जिस विचारधारा से लोगों को ऑक्सीजन मिले, जिस विचारधारा से मेदांता जैसा हॉस्पिटल मिले, हम उस विचारधारा को, नफरती विचारधारा जिसके की काल के मुंह में आज कोरोना में देखेंगे सबसे ज्यादा जो बर्बर और भयावह हालात कहीं थी, कोरोना के पीड़ा से जो लोग घर उजड़ गए हैं, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी को अगर इस धरा पे सबसे ज्यादा दुश्मन किसी को मान रहे हैं तो बीजेपी के और योगीकृत सरकार को मान रहे हैं। जिस तरह से चैनलों में और तमाम मीडिया के संस्थानों में एक नेता को दूसरे नेता में, दल में जाने पे दिखाया जा रहा है, खास यही बात लोगों की पीड़ा अगर दिखाई जाती, मैं साधुवाद दूंगा कि कम से कम आपका मंच तो दिखाया। मैं पूछना चाहूंगा कि आप जतिन को ले लीजिए, आप कांग्रेस के सारे नेताओं को ले लीजिए, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को और देश के 135 करोड़ लोगों को ये बता पाएंगे कि जब लोग कोरोना के काल के गाल में समा रहे थे तो आप बंगाल में रैलियां कर रहे थे,
जो ममता जी की 19 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को कौन कौन सी गालियां दी, इस गालियां को याद करने वाले मोदी जी क्या ये बता पाएंगे कि देश में लोग अप्रैल से लेकर मई के माह में लोग कब्रिस्तानों में लाइन लग गई, शमशानों में लाइन लग गई। देखिए मनोज जी, ये अच्छी बात है कि आपने खुद ही मान लिया, आपने खुद ही कह दिया कि कम से कम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उस काल में भी कोरोना की खबरें दिखाता रहा, जिस काल में कोरोना बहुत सिर उठा रहा था। वरना मैं आपको, आप कहेंगे तो वीडियोस, अरे काका साहब सुन लीजिए ना। मनोज जी सुन लीजिए। स्वीकारते हैं, मैं खत्म। मनोज जी, लोकतंत्र में टू वे कम्युनिकेशन चलता है सर, सुनिए तो सही, आवाज नहीं पहुंच रही, सुनना नहीं चाह रहे, रुकिए एक मिनट मनोज जी, 1 मिनट। मैं बहुत देर से टोक रहा हूं सर आपको, आप सुन नहीं पा रहे थे शायद। मनोज जी, मैंने आपसे यह कहा कि कोरोना की जब पीक पर था, जब दिक्कतें थी, तब हमने जमकर कोरोना दिखाया और डिबेट इसी पर हुई है कि क्या व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आज जब 700 मामले सामने आ रहे हैं, तो उसमें आज बड़ी खबर यह है कि जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपने एक बात कही मनोज जी, आपने कहा कि अचानक से विपरीत विचारधारा के नेता जब ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी, तब थोड़ा दिक्कत होती है। जितिन प्रसाद के सामने क्या ये समस्या नहीं रही होगी? उनको अगर ये लगता कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ले, तो फिर कांग्रेस तो आपके साथ गठबंधन में लड़ ही लेती है, तो फिर फायदा क्या हुआ? नहीं, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी यही मानती है कि ये देश रामायण से भी चलेगा, ये देश कुरान से भी चलेगा, बाइबिल से भी चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ये देश मजबूत होगा, इसके सारे संस्थान, जितिन जी ने जो एक बात कही कि संस्थानिक कहीं मूल्य बचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी, मैं जितिन जी से यही पूछना चाहूंगा कि कौन सा संस्थानिक मूल्य बचा है जितिन भाई, कि जैसा अमित शाह का बेटा, जैसा एक साल में जिस देश की जीडीपी 8.24% थी, आज -7.23% हो गई है, उस देश के गृह मंत्री का बेटा एक साल में उसकी संपत्ति 16,000 गुना बढ़ती है। यही संस्थानिक बचा है। जिस देश में बांदा जैसे विश्वविद्यालय में जब सिलेक्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो 11 के 11 लोग एक ही जाति से सम्मिलित होते हैं। यही संस्थानिक मूल्य बचे हैं क्या? मनोज जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, क्योंकि अब अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनकी पार्टी के नेता का आज का विषय है, तो अंशु अवस्थी जी से जरूर पूछूंगा। अंशु अवस्थी जी, स्वागत है डिबेट में। इसके साथ साथ हमारे साथ विजय उपाध्याय सर, सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी की तरफ से समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। समीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंशु जी, मैंने सवाल पूछा था, उस वक्त आप मुझे सुन नहीं पाए। राशिद दलवी साहब ने एक शेर सुनाया और उन्होंने कहा कि शेर का मतलब यह है कि जो कमजोर कौम होती है, जो कमजोर लोग होते हैं, लोग उन्हें धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। अब कांग्रेस कमजोर कौम है? कांग्रेस कमजोर पार्टी है क्या? बिल्कुल, देखिए, कोई कांग्रेस कमजोर पार्टी नहीं है और किसी भी व्यक्ति के जाने से हाँ जरूर है, नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, उत्तर प्रदेश के लोगों के मुद्दों के दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। 2022 का चुनाव सामने आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, मुझे लगता है पूरी भाजपा कांग्रेस युक्त हुई जा रही है। तो ये तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाना चाहिए, जो कांग्रेस को और 70 साल को गाली देते हैं और जब किसी नेता की ज्वाइनिंग कराते हैं तो उसके कसीदे पढ़ते हैं, कहते हैं बड़ा काम किया। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश के मामलों पर, देश के लोगों के मामलों पर बराबर हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। किसी के जाने से नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन निश्चित तौर से हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और ये 4 दिन की न्यूज है, इसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाती। आप भी समझते हैं कोई भी जगह खाली नहीं रहती। दूसरा, जो ये बात कही गई कि ब्राह्मण समाज को लेकर, देखिए, ब्राह्मण समाज कोई भेड़ और बकरी नहीं है कि कोई नेता कहीं पर चला गया। ब्राह्मण समाज में आज रोष है, ब्राह्मण समाज के लोग आज रोषित हैं कि जिस सरकार, मैं इस पर आऊंगा आपके पास अभी। वो जो ब्राह्मण वोट और ब्राह्मण जाति का जो मसला है अंशु जी, क्योंकि उसको मैं चाहता हूं कि डिटेल में उस पर बातचीत हो, तो मैं उस पर आता हूं आपके पास और उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं पहले। अंशु जी आता हूं, विजय सर आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल। ये जो अभी अभी अंशु जी ने कहा कि बीजेपी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है, तो साथ ही कांग्रेस भी तो लुप्त होती जा रही है। ठीक 1 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल के करीबी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की
और आज ठीक 1 साल बाद वो जो युवा ब्रिगेड है जो राहुल गांधी के आसपास रहती थी, क्यों एक एक करके कांग्रेस छोड़ रही है? क्यों जो ये सेकंड बेंच है, जो सबसे बड़े नेता हैं फ्रंट लाइन के बाद, उनको आगे मौका नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ये तो कांग्रेस को तय करना है कि किससे वो क्या काम लेते हैं। लेकिन जहां तक मैं भाजपा की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की थोड़ी सी कमी है जो शासन। विजय सर, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। समीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मिल रही है। ठीक। समीर जी, सवाल आपसे सीधा यही है, ब्राह्मण वोट सधे 2022 में वोट बढ़े, जितिन प्रसाद का बीजेपी में आना, एंट्री, ये इसी मकसद से है क्या? नहीं, देखिए, बहुत साफ रूप से पार्टी ने भी कहा है और जतिन प्रसाद ने भी कहा है। अपनी ज्वाइनिंग में उनकी बातों को सुनिए। उन्होंने कहा है कि देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं मोदी जी और योगी जी के विकास के कामों को, जो गरीब कल्याण के काम चलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उससे प्रभावित हूँ। हमें काम करने का अवसर चाहिए, हमें बीजेपी में आके काम करने का अवसर मिलेगा और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और मैं काम करना चाहता हूं। निश्चित रूप से देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास के नारे को लगाती है तो यह कहती है न कोई ठाकुर है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है, न कोई अल्पसंख्यक है। हम कहीं विभेद नहीं करते विकास में। हमने जो विकास की गाथा लिखी है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, मोदी जी ने लिखी है, कहीं जाति के आधार पर नहीं लिखी। हमने उज्ज्वला दिया तो सबको दिया, हमने किसान सम्मान निधि दी तो सबको दी, हमने प्रधानमंत्री आवास दिया तो सबको दिया। हमने कहीं कोई जाति का भेद नहीं दिया। हाँ, यह जरूर है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाली पार्टियां समय समय पर भ्रम फैलाने का काम करती हैं और वो भ्रम फैलाती रहेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि आज देश का विकास कौन कर रहा है और देश के लिए काम कौन कर रहा है। अभी सपा के प्रवक्ता कोरोना की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव कहां गए? 1.5 साल तक अपने आजमगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार किसी का हालचाल भी लेने नहीं गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कोरोना पीड़ित होने के बाद भी, ठीक होने के बाद निरंतर। समीर जी, ये कोरोना पे अगर हम चले जाएंगे तो सर 2 साल की महामारी आधे घंटे में तो नहीं समेट पाएंगे। मैंने यही बात मनोज काका जी से भी कही थी, ये बात मैं आपसे भी कह रहा हूँ। हमें एक छोटे से ब्रेक के रुकना होगा। ठीक है सर, आप चाहते हैं तो मैं कोरोना पर भी चर्चा कर लूंगा उसके बाद, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब हमारे सियासी नेता ये कहते हैं कि जब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं नेता, आप उनको ध्यान से सुनिए, तो देखिए, नेता आज जिस पार्टी में है वो उस पार्टी की बात करते हैं, कल जिस तक पार्टी में थे तब वो उस पार्टी की बात करते थे। तो ये बड़ा दिलचस्प रहता है कि नेताओं के बयान कैसे एकदम पलटते हैं जब वो पार्टी छोड़ते हैं। लेकिन पार्टी छोड़ी क्यों? अगर बीजेपी ज्वाइन की तो बीजेपी ज्वाइन क्यों की? उससे भाजपा को कितना फायदा, कांग्रेस को कितना नुकसान? यही वो सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक है, फौरन लौट कर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, और यूपी मांगे उत्तर में आज सवाल यह है कि जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इसके बाद कांग्रेस का होगा क्या? कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा? क्या ब्राह्मण वोट बीजेपी को जितिन प्रसाद दिला पाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करें। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, आइए सीधा पैनल की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ मनोज काका जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अंशु अवस्थी जी और बीजेपी की तरफ से समीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। अंशु जी, आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे सवाल, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और जब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी, तो इनमें एक समानता है, दोनों युवा नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं। एक समानता यह भी कि ये पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी जरूर भाजपा में, या यूं कहें कि जनसंघ की संस्थापक थी, लेकिन माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में बने हुए थे। जितेंद्र प्रसाद के बाद जितिन प्रसाद भी कांग्रेस में बने हुए थे। फिर ऐसा अब क्या बदला है कि जो बाप दादा के जमाने से कांग्रेस में थे, अब उनको कांग्रेस रास नहीं आ रही? देखिए, इन दोनों में एक समानता और भी है।
कांग्रेस पार्टी ने दोनों व्यक्तियों को सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी का महासचिव इंचार्ज बनाया, उसके बाद CWC मेंबर बनाया। ये भी समानता है। कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया? जो कुछ था सब कुछ तो दिया। आपका पेट नहीं भर रहा, फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? आप अपने न्यूज चैनल में आपको सब कुछ मिल रहा, अगर आपका पेट नहीं भर रहा तो आपको जी न्यूज रोक नहीं पाएगा महोदय। तो ये तय करना होगा। ये जवाब आपको जितिन प्रसाद से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेना चाहिए कि कांग्रेस ने आपको सब कुछ दिया, आखिर फिर क्यों आप छोड़ के चले गए? कांग्रेस पार्टी ने तो कहीं पर कोई ऐसा नहीं कि आपको अच्छा, राजस्थान में सचिन पायलट को क्या मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा? नहीं, देखिए, हम उत्तर प्रदेश में है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। सचिन पायलट जी कांग्रेस की जो जिम्मेदारियां हैं उसे संभाल रहे हैं। मुझे लगता है उस पर कोई डिबेट नहीं बनती है। और आपका इंटरेस्ट अगर हो उत्तर प्रदेश में, वैसे ही पहले से ज्यादा समस्याएं कोरोना के समय में निकम्मे मुख्यमंत्री की वजह से उत्तर प्रदेश में लोग सड़कों पर बेहाल होकर मर गए। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों पर राजनीति कर रही है। मुद्दों पर राजनीति करेंगे, जनता भी जनादेश पार्टी को देती है। यदि एक व्यक्ति को देती होती तो निश्चित तौर से जितिन प्रसाद जी 2 चुनाव हारे हैं, तीसरा विधानसभा हारे, नहीं हारते। हाँ, नहीं, इस पे अंशु जी, मेरा आपसे एक सवाल, अंशु जी, खैर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लेकिन तब जब आपने मुझे कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में मेरा इंटरेस्ट है, तो सर ये जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे ये प्राइम डिबेट यूपी मांगे उत्तर में करने बैठा हूं, तो क्या बिना इंटरेस्ट के बैठा हूं या मैं चने बेच रहा हूं? सर, पहली बात। दूसरी बात, तब जबकि आप ये कहते हैं चने नहीं बेच रहे हैं अंशु जी, तो फिर आप ये मत कहिए कि यूपी में इंटरेस्ट नहीं है। यूपी में इंटरेस्ट है तो यूपी के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब आप ये कहते हैं अंशु जी सवाल तो सुन लीजिए पहले, आप भी कहेंगे मैं भी कहूंगा तो डिबेट कैसे बढ़ेगी? आप जब ये कहते हैं कि 3 बार चुनाव हारे, तो जितिन प्रसाद अपना जिनका जनाधार घट रहा था, भविष्य का सियासी संकट दिख रहा था, इसलिए पार्टी छोड़ी, या उनको लगता था कि कांग्रेस के झंडे तले आगे नहीं जीत पाऊंगा? देखिए, मैंने क्या कहा, जो आपके सवाल हैं वो दरअसल हमसे नहीं, वो जितिन प्रसाद जी से होने चाहिए। उसका जवाब वो देंगे तो ज्यादा अच्छा है। समीर जी दे देंगे उनका जवाब। सर, कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान बन सकता था पूरा सम्मान दिया। 27 साल की उम्र में वो 2004 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए धौरारा से। उसके बाद वो 29 साल की उम्र में मिनिस्टर हो गए। महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला, HRD मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम और उसके अलावा सड़क। तो ये सारे सवाल उनके ऊपर हैं कि आखिर ऐसा क्यों? बंगाल में इंचार्ज बनाया, CWC मेंबर बनाया, क्या नहीं दिया? आज ब्राह्मण समाज रोष में है, जिसको लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे और कह रहे थे भाजपा सरकार ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही, वो तो उस ब्राह्मण समाज को धोखा देकर चले गए। जिन ब्राह्मणों ने उनको सर माथे पर बिठाया, उनको तो उन्होंने उनके साथ धोखा दिया। तो बाकी जो आपके सवाल है ये उनको देने चाहिए। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता की निष्ठा है। 2022 में हम मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। ठीक, मैं आ रहा हूं उस पर। किसी नेता के जाने से हो सकता है नुकसान हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मजबूती में कोई भी हाँ नहीं, देखिए ये तो गेम स्पिरिट है कि कभी भी हार मत मानिए, अच्छी स्पिरिट के साथ गेम खेलिए, फिर वो सियासत हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, उस बात पर ठीक है। अंशु जी, आपका वो तर्क मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। मनोज काका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और मनोज जी, आपने जो बात कही, मेरा सवाल भी उसी पर है। आपने कहा कि समान विचारधारा में कोई नेता जाए तो समझ में आता है, लेकिन विपरीत विचारधारा में कोई नेता जाए तो समझ नहीं आता। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसी पर मेरा आपसे सवाल है कि अगर जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ना ही चाहते थे तो समाजवादी पार्टी उनके लिए पहला विकल्प क्यों नहीं था? या दरअसल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते ही कह दिया कि कोई संस्थागत दल अगर मुझे दिख रहा है तो वो बीजेपी है, बाकी सब किसी एक परिवार या व्यक्ति की धुरी के आसपास घूम रहे हैं? यही एक कारण है क्या? हालांकि आप जवाब इस पर कुछ भी दे सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं दे सकता हूं। आपके सवाल बहुत वाजिब है और मैं इस पर जवाब दे चुका हूं। लेकिन जितिन प्रसाद जी का जो परिवर्तन है, मेरे ख्याल से मैं और क्या पूरा देश और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार भी समझते होंगे कि कोई विचारधारा के प्रति ये समर्पित लोग नहीं है। सतही लोग थे और जिनकी किसी विचारधारा में आस्था नहीं है, बल्कि सत्ता के लोलुपता में बिना सत्ता के जी नहीं सकते। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि सेवा स्वयं में एक अवसर है। तो जो लोग अगर विचारधारा को मानते हैं तो सेवा स्वयं में एक अवसर है। गांधी के पास कोई सत्ता नहीं थी, पूज्य लोहिया के पास कोई सत्ता नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने, और चंद्रशेखर आजाद के पास कोई सत्ता नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने देश की ऐसी सेवा की कि शायद सदियों में कोई लोग कर पाए हैं।
जितने सवाल आपने जतिन पे पूछा बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन एक सवाल इस पर पूछिए ना कि देश की जीडीपी 8.3% थी, आज -7.25 कैसे हो गई? देश के डीजल पेट्रोल में विगत जब कोरोना के काल में लोग मर रहे थे तो बीजेपी और मोदी जी की पूरी गवर्नमेंट रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा करके इस देश में पेट्रोल शतक लगा चुका है, डीजल भी शतक लगाने के नजदीक है। सरसों का तेल 250 रुपया है। उत्तर प्रदेश में 69,500 भर्ती में अभी तक लोगों को पूरी नियुक्ति नहीं हुई, वो 68,500 में नियुक्ति नहीं हुई। 12,460 में जो शिक्षक की भर्ती थी उसमें अभी नियुक्ति नहीं हुई। एक इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है 2016 की, उसमें नहीं नियुक्ति हुई। यूपीएससी में 23 भर्तियों में से 23 भर्तियां अभी अटकी पड़ी हैं। तो इन सब विषयों पे उत्तर प्रदेश के अगर हर आप जनपद में जाएंगे शेख भाई तो कहीं भी सड़क अच्छी नहीं है। मैं चंदौली और बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र आपको जौनपुर की हालत दिखा सकता हूं कि क्या हालात है। अभी लोगों की प्रदेश में उतरा गई तो योगी कहां थे? योगी की साधुता कहां थी? ये सरकार कहां थी जब लोग मर रहे थे? लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं था। ये एक सवाल इस पर भी होना चाहिए। ठीक, मनोज जी देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये आप पर तय करता है कि आप जवाब क्या दें। मैं आज अपने विषय पर हूं, और रही बात सड़क, कोरोना, जीडीपी, अर्थव्यवस्था, इन पर हो सकता है कि उस दिन आप मेरे साथ डिबेट पे नहीं बैठे हो, वरना जिस दिन जो सबसे बड़ा विषय, मैं कोशिश पूरी करता हूं, लेकिन मैं आपको बाध्य भी नहीं करता कि आप विषय से इतना ना बोले। आप चूंकि विपक्ष में है, आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका फर्ज भी है कि आप जनता की भले की बात उठाएं। उस पर ना मैंने कभी आपको रोका, ना कभी मैं आपको रोकूंगा। मनोज जी, मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। के सवाल है वही मैंने आपसे। हाँ ठीक, समीर जी आपके पास आ रहा हूं। समीर जी, एक सवाल तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा सर, और सवाल मेरा यह है आपसे, ये बड़ा अच्छा कहा विपक्ष में से अभी एक जवाब आया कि आप तो बात करते थे कांग्रेस मुक्त भारत की, ये कांग्रेस युक्त भाजपा क्यों होती जा रही है? नहीं देखिए, कांग्रेस युक्त भाजपा तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। आप पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, कांग्रेस की क्या स्थिति रही? असम के अंदर चुनाव हुआ, हम सरकार के अंदर थे और हम दोबारा उससे बड़ी बहुमत की सरकार बना लिए। बिहार के अंदर चुनाव हुआ, बिहार का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ही कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और चला, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ही चला गया जेडीयू में। जेडीयू में कांग्रेस की क्या स्थिति रही, बिहार में क्या स्थिति रही कांग्रेस की? मैं आता हूं बारी बारी। हाँ जी समीर जी। मनोज जी चुप रहो, आप दूसरे की बात सुनने की कोशिश करो। दूसरा, आसिफ जी मैं और भी दिखाना चाहता, दिल्ली में कांग्रेस की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, किसी से छुपी नहीं है। पंजाब के अंदर अभी कांग्रेस की सरकार है, सिद्धू दिल्ली में परेड कर रहे हैं और कांग्रेस का अंतरकलह इस स्थिति में है कि कांग्रेस नेतृत्व वहां कुछ भी नहीं कर पा रहा। राहुल गांधी को अमेठी छोड़ के वायनाड जाना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए और लोकसभा का सदस्य बने। अभी केरल में चुनाव हुआ जहां सांसद बने, वो केरल के अंदर कांग्रेस की क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। मैं देश के बहुत सारे राज्यों की बात बता सकता हूं। राजस्थान की चर्चा अभी आप कर रहे थे, अंशु अवस्थी कर रहे थे कि साहब मैं नहीं कह सकता कि राजस्थान की चर्चा मत करिए, उत्तर प्रदेश की करिए। अरे आप उत्तर प्रदेश की चर्चा करिए, उत्तर प्रदेश में आप कहां खड़े हो? कांग्रेस तो पहले से 30 साल से हाशिए पे है। अमेठी हार गए, रायबरेली हारने वाले हो आप, विधानसभा एक भी नहीं जीत पाए, नगर निगम और नगर पंचायतों में आप बुरी तरह पराजित हुए हो। आप सारे चुनाव लड़ते हो, बुरी तरह जनता खारिज करती है। देखिए मैं बहुत साफ रूप से कह दूं कि जतिन प्रसाद को ये कह रहे थे साहब हमने सांसद बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया। उनके पिताजी बड़े नेता थे कांग्रेस के, लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे थे। अंशु जी इस पर मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट अंशु जी। और जतिन जी देख लीजिए जिनके घर शीशे के हो। सुन लो अंशु जी, आप खुश हो जाओ। एक मिनट रुकिए अंशु जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा कि ये हरदोई से आते हैं, शाहजहांपुर का कोई ब्राह्मण नेता बीजेपी में चला गया तो आप बड़े नेता हो गए कांग्रेस के। अब कांग्रेस को वोट आप दिलाना, कांग्रेस को वोट आप दिलाना। उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना संभालो, आप राजस्थान संभालो, पंजाब संभालो, अंशु अवस्थी का कद बढ़ता है तो इसमें जो सियासी दोस्त हैं उनको क्या आपत्ति हो सकती है? समीर जी तो इस पर आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। अंशु जी आपके पास आ रहा है। वाला वो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, आप बड़े ब्राह्मण नेता हो जाओगे। समीर जी आता हूं आपके पास। समीर जी एक मिनट, खुश होना चाहिए, आपको मिठाई बांटना चाहिए। ठीक, आप तो मिठाई बांटो, चले गए
बड़ा ब्राह्मण नेता हो गए। अरे अंशु जी, आप सुन नहीं रहे हैं। समीर जी इतने काम की बात कह रहे हैं आपके लिए। आप जितिन प्रसाद के जाने पर आप सुन नहीं रहे हैं कि समीर जी कितने शुभचिंतक होकर आपकी बात कर रहे हैं। एक मिनट समीर जी, एक मिनट समीर जी, एक मिनट। शाहजहांपुर है, लखीमपुर है, सीतापुर है। हाँ समीर जी, एक मिनट। अंशु अवस्थी जी नेता बन सकते हैं कांग्रेस। अंशु अवस्थी जी, आप सर दरअसल विरोध करने में इतने मशगूल हो गए कि आपके काम की बात कह गए। समीर जी आपने सुना ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि अगर शाहजहांपुर का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा बीजेपी में शामिल हो गया है तो कांग्रेस में एक नए अवस्थी का यहां से उदय हो जाना चाहिए, एक नई जिम्मेदारी अवस्थी को मिलनी चाहिए और अंशु अवस्थी अब चमकते हुए सितारे होने चाहिए। ये उन्होंने कहा। आप सुन ही नहीं रहे, वो आपकी बात कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा है। जो लोग भी स्वार्थ प्रेम में जाना चाहते हैं वो जाए। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, आज जो जिम्मेदारी थी आपके सामने बैठा हूं, कल जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा और समाज के लिए काम करता हूं। मुझे इसको लेकर गर्व है। मैं कोई तो ये तो देखिए अंशु जी, ये तो बात हो गई आपकी। अब मैं जरा आपसे पार्टी का सवाल पूछ रहा हूं। सर पुरानी कहावत है, गरीबी में आटा गीला। 30 साल हो गए सर, सियासी सूखा अभी तक कांग्रेस का चला रहा है। ऐसे में अगर पुराने साथी एक एक करके पार्टी छोड़ने लगे, वो किन्हीं भी वजहों से हो, ऐसे में पार्टी कमजोर नहीं होगी क्या? 2022 के लिए आपकी मुश्किलें और ज्यादा नहीं बढ़ेंगी क्या? देखिए, मैंने ओपनिंग डिबेट में ही कहा कि किसी नेता के जाने पर हो सकता है नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 2022 के चुनाव में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। 18 साल के बाद जो वनवास भाजपा का टूटा है, लोगों ने देख लिया किस तरीके से अत्याचार किया। नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, किसी को भी नहीं बख्शा। सबको लूटने का काम किया, सबको धोखा देने का काम किया है। और पिछले 30 साल में सभी पार्टियों की सरकारों को देख लिया। मिल जाना चाहिए 2019 में आपको। समीर जी आप सुन लीजिए अब कुछ। अरे समीर जी, आप ही तो कह रहे हैं अंशु अवस्थी को आगे बढ़ना चाहिए, तो वो अपनी बात रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ने नहीं दे रहे। प्रदेश के लोग मजबूर हैं दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए। तो ये गति उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों में सपा, बसपा और भाजपा ने की है। नहीं तो इस बात का एहसास आप जनता को अब तक क्यों नहीं दिलवा पाए अंशु अवस्थी जी? और अगर समाजवादी नहीं, अंशु अवस्थी जी एक मिनट अंशु अवस्थी जी, आपने कहा कि 30 सालों में समाजवादी पार्टी और भाजपा ने क्या गत कर दी, तो आप जनता को इस बात का एहसास क्यों नहीं दिला पाए? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जब आप सपा के साथ मिलकर यूपी के 2 लड़के वोट मांग रहे थे, तो फिर आपने ऐसे लोगों से हाथ क्यों मिलाया जिन्होंने प्रदेश की ऐसी गत कर दी? देखिए, अब ये इसका तो जवाब सीधी सी बात है। जो कल तक ब्राह्मण समाज को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, कह रहे थे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है, खुशी दुबे लगातार बंद है, उस पर कोई आवाज उठा रहे थे। अभी वो जाकर वहां गए तो हो सकता है उसी शर्त पर शामिल हुए हो कि आप ब्राह्मणों की आवाज उठाना बंद करिए, आपका स्वागत है। तो अगर वो स्वार्थ में गए हैं तो इसका सवाल का जवाब तो वो देंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं। नहीं अंशु जी, आप बड़े माहिर नेता हैं, मंजे हुए नेता हैं। सवाल मैंने कुछ पूछा, आपने साबुन की तरह फिसला दिया मेरा जवाब। पूछा मैंने आप पे था। खैर मैं आता हूं उस पर आपके पास अंशु जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जवाब अगर देना चाहेंगे तो एक बार में दे देंगे, वरना मैं सारे डिबेट में पूछता रहूं, आप नहीं देंगे। खैर इतना तो मैं भी जान गया सर। अंशु जी लौट रहा हूं मैं इस पर। मनोज जी अब आपके पास आ रहा हूं। अंशु जी कह रहे हैं 30 साल में सपा ने और भाजपा ने जो गत कर दी उत्तर प्रदेश की, कांग्रेस ही लोगों को मुक्ति दिलाएगी। सवाल मेरा सीधा सा ये है, फिर यहां भी यही होगा? अगर 2022 में सपा कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती है तो फिर इन बयानों का कोई मतलब तो नहीं रह जाएगा? फिर तो सब कुछ ठीक ठीक है, राहुल गांधी भी ठीक है, उतना ही ठीक फिर अखिलेश यादव है। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल से गठबंधन करने नहीं जा रही है। यह आपका बड़ा मंच है, मैं बताना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं मैं सुन नहीं पाया। एक मिनट मनोज जी, आपने कहा किसी बड़े दल से गठबंधन करेगी या किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी? नहीं करेगी। अच्छा, मतलब कांग्रेस छोटा हो गया, छोटी हो गई। मेरी बात समझिए। जो राजनीति में और समाजवादी पार्टी जो विगत 12 से लेकर 17 तक उसके जो विकासात्मक कार्य थे, चाहे वो एक्सप्रेसवे बनाने का रहा हो, चाहे मेदांता जैसे हॉस्पिटल बनाने का, चाहे 108 नंबर एम्बुलेंस देने का रहा हो, चाहे मां गंगा को पवित्र करने का, बरुणा कॉरिडोर बनाने का, लखनऊ में आप देखेंगे JPNIC बनाने का, चाहे ग्राम स्वराज कैसे समृद्ध हो, गाँव में लोहिया आवास देने का, चाहे लोहिया आवास के थ्रू और लोगों को समृद्ध करने का, जो समाजवादी पेंशन देने का, लोगों को रोजगार देने का, जो समाजवादी पार्टी का जो विचारधारा है विकासात्मक है। और हम किसी जात या मजहबी आधार पर हम राजनीति नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा है कि सभी को उसका हक मिले, सभी लोग आगे बढ़े, देश और प्रदेश की GDP ऐसे आगे हो, और जो
जो विकास के जो मानक हैं वो दुनिया में कैसे बेहतर हो, इस आधार पर समाजवादी पार्टी। अच्छा मनोज जी, मैं एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब जनता बड़ी बेसब्री से जानना चाहती है, आपसे ही पूछ रहा हूं मनोज जी, आपसे ही पूछ रहा हूं। 2022 में समाजवादी पार्टी सहारनपुर में एक बड़े मनोज जी, आप ही से सवाल है मेरा। समाजवादी पार्टी सरकार में आने जा रही है मनोज जी, उदाहरण और जिसके संकेत पंचायत चुनाव में अरे मनोज जी, जो समाजवादी पार्टी की योजनाएं थी या जो काम किए थे वो तो आपने जनता को 2019 में बताए भी थे, माफ कीजिए 17 में। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सहारनपुर में ब्लॉक प्रमुख के पद पर सपा की प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए इमरान मसूद आगे आए। मैं तो आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या सपा कांग्रेस का समर्थन लेगी 2022 में, अगर कांग्रेस समर्थन की पेशकश करती है जैसा सहारनपुर में इमरान मसूद कोशिश कर रहे हैं, या कांग्रेस इस लायक नहीं बची कि आपको समर्थन दे सके? जो बीजेपी है कमोबेश वही कांग्रेस है। मैंने आपसे साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह बयान है कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में किसी भी बड़े दल से कोई गठबंधन करने नहीं जा रही है। आम जनता, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग अखिलेश यादव जी के विकासात्मक और सभी को संभाव से देखने। अच्छा ठीक, आपने बता दिया मनोज जी कि आप अकेले दम पर 22 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो फिर 17 में कांग्रेस बीजेपी की तरह है, बीजेपी से मिली हुई है या उसी की बी टीम है, इस बात का एहसास नहीं हुआ था क्या, या ये बात आजकल में ही पता लगी अचानक? शेख भाई, राजनीति में कोई आपसे बता दें कि कुछ अनुभव होते हैं। अब बीजेपी से ने भी एक समय पीडीपी से इसका गठबंधन था। बिल्कुल तो ठीक। आप इस बात को बहुत सारे राजनीतिक दल बहुत सारे से गठबंधन करते हैं, लेकिन बीती ताई विसार दे, आज के अगर परिप्रेक्ष्य में जो आपने सवाल किया उसका मैंने जवाब दिया। ठीक, मनोज जी मैं आता हूं आपके पास। अंशु जी, बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से, हम कभी गठबंधन के साथी थे, यूपी के 2 लड़के थे, आज ये स्थिति है कि कांग्रेस भाजपा की तरह हो गई और किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। अब कांग्रेस इस बात को लेकर खुश हो जाए कि हम तो छोटे दल है, गठबंधन हो सकता है, या दरअसल कांग्रेस को बड़ा दल नहीं मान रही समाजवादी पार्टी? मैं तो कंफ्यूज हूं, आप बताइए क्या चाहते हैं? देखिए, हमने ये बात पहले ही कही कि 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरा, कौन इसकी बी टीम है, ए टीम है, ये सभी ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही थी और कुछ लोग वैक्सीन को लेकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। क्यों? इसलिए भड़का रहे थे कि जिससे लोगों को वैक्सीन के प्रति, वैक्सीनेशन के प्रति रुचि समाप्त हो जाए और भाजपा की जो शॉर्टेज है वैक्सीन की वो छिप जाए। मैं समीर जी लौट रहा हूं, समीर जी आ रहा हूं आपके पास। आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है सर, एक मिनट अंशु जी को बोलने दीजिए, मैं आता हूं। लाला रामदेव ने भी भड़काने का काम किया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी भड़काने का काम किया। तो सवाल यह है कि जब भड़का रहे थे तो नेताजी ने तो लगवा दी, तो किसके कहने पर लगवाई? अब अखिलेश जी कह रहे हैं। अब ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वैक्सीन पर आर पार हो गई। इससे पहले कि वक्त मेरे पास पूरा हो जाए, अंशु अवस्थी जी 1 मिनट आता हूं, मनोज जी 1 मिनट आता हूं। राजनीतिकरण पे सवाल खड़ा किया। नहीं देखिए अंशु जी, अगर आप घुर विरोधी होते मनोज जी के, मनोज जी घुर विरोधी होते आपके, तो मैं सुन लेता। मैं तो कह रहा हूं ना, आप दोनों भी गारंटी नहीं दे सकते कि कल को हमको हाथ पकड़ना पड़े कि नहीं, तो इसलिए थोड़ा आप भी सर बचिए, मैं भी पूछने से बचूंगा, बाद में फिर आप परेशान हो जाएंगे सर कि फिर सफाई कैसे दें। मैं उस पर आ रहा हूं आपके पास। समीर जी, मेरा आपसे एक सवाल। समीर जी देखिए, अगर अंशु जी और मनोज जी का जो स्टैंड है आज इस डिबेट में, यही उनके आला कमान का भी रहता है, तो फिर तो आपके लिए बड़ी राह आसान है। हां, गठबंधन अगर हो तो फिर एक अलग बात है। नहीं देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, अंशु जी की राय और मनोज काका जी की राय, दोनों की राय, इनको पता ही नहीं है कि इनके नेताओं की क्या राय है। इनके नेताओं की राय अगर पता रहती, मनोज काका जी को कुछ नहीं पता है। अखिलेश यादव जी ने सदैव गठबंधन की राजनीति की और मुलायम सिंह ने भी गठबंधन की राजनीति की। उन्होंने बसपा के साथ 2019 में गठबंधन किया और यहां तक कि पैर भी छुए मंच से। लेकिन क्या हुआ कन्नौज में? बहन डिंपल यादव हार गई। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया। 2017 कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े 2 लड़कों की जोड़ी और सरकार बना रहे थे। क्या हुआ? 2017 में कांग्रेस कहां खड़ी हो गई? हमेशा अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को पैसेज दिया है जीतने के लिए। उसके बाद भी
राहुल गांधी हार गए। हमें तो लगता है इन प्रवक्ताओं को यह पता ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी किस नीति पर चल रही है, कहां जाना चाहती है। जिस अखिलेश यादव ने अपने पिता को धक्का मार के निकाल दिया, अपने चाचा को पार्टी से निकाल दिया और पार्टी पर कब्जा कर लिया, उस अखिलेश यादव की पार्टी को ये लोहिया की पार्टी बताते हैं, समाजवादी विचारधारा बताते हैं, और ये बताते हैं कि साहब ये तो बड़े विचार वाले, जो 1.5 साल से आजमगढ़ में गया नहीं कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक पीएससी सीएससी के अंदर जाने का काम नहीं किया, एक आदमी के सेवा और समर्पण की बात नहीं की, एक पूरी का पैकेट नहीं कहीं देने का काम किया। वो आदमी भी वही होगा, मैं समझता हूं। मनोज काका, ये आपका संस्कार है, तुम्हारा संस्कार है मनोज काका। नहीं, एक मिनट। देखिए, गरिमा, सभ्यता, संस्कार, इनका बड़ा महत्व है सर। इससे पहले ये चीजें खराब हो, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। नहीं, एक मिनट समीर जी बहुत धन्यवाद आपका, अंशु जी बहुत शुक्रिया आपका, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, बात सीधी सी है कि सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों, याद करिए 2014 फिर 2019 एक लंबी फेरिस्त है जो कांग्रेस से नेता बीजेपी में गए हैं। क्या कांग्रेस अब वो डूबता जहाज हो रही है धीरे धीरे, जिससे नेता बच लेने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी में उन्हें भविष्य बेहतर दिखाई दे रहा है। सवाल यह भी, रातों रात क्या विचारधारा अचानक से बदल जाती, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे की विपरीत विचारधारा की हैं। तो कांग्रेस जब यह कहती है कि किसी समान विचारधारा की पार्टी ज्वाइन करे तो समझ भी आता है, सवाल वाजिब लगता है। लेकिन बीजेपी सीधा यह कह रही है कि जब आप किसी पार्टी में ग्रोथ नहीं पाएंगे, एक ही परिवार का कब्जा रहेगा, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? अपनी अपनी दलीलें हैं, नेताओं का अपना फैसला, लेकिन नेता फिर पार्टी बदलते ही तुरंत बयान भी बदलते हैं, वो चीजें आप जानते हैं। और ऐसे में तब जबकि चुनाव का आसपास सीजन है, तो ऐसा नहीं है कि जितिन प्रसाद पहला और आखिरी नाम है, हो सकता है कुछ और नाम भी आपको यहां से वहां और वहां से यहां आते दिखाई दे। इंतजार कीजिए, कभी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले अपडेट आपको हम देंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।